हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनके बारे में, स्यूडो फोर्सेस के केसेस डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन के साथ रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स में कई बार क्या होता है कि पुलीज हैं जो वो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो मूविंग पुलिस के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन पहले से शेयर्ड है आप लोगों के साथ। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी कि अगर स्ट्रिंग दोनों साइड्स के ऊपर डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो ये जो पुली है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों एक्सेलरेशंस का मीन रहेगा। और ध्यान रखना है कि ये दोनों एक्सेलरेशंस अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो आपने दोनों को पॉजिटिव लेना है, और अगर एक ऊपर को है दूसरी नीचे को है तो आपने एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेना है। डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा जो एक्सेलरेशन है वो किसकी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक पुली है जिसमें इधर की जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और इधर की जो एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको पता है कि A1 नीचे को जा रहा है और A2 ऊपर को है, तो आपके पास जो पुली की मूवमेंट है उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2 है। क्योंकि मैंने साइंस ले लिए हैं वेक्टर साइंस, इधर नीचे को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव, तो ये कितना आ गया 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी बेटा ये 5/2। पुली की जो मूवमेंट है वो नीचे को होगी और कितने से होगी 5/2 से होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो बार बार हम यूज़ करेंगे आज। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल पुलिस प्रॉब्लम्स का, जिसमें डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल के साथ हम वर्चुअल वर्क की बात करेंगे। क्या है वर्चुअल वर्क, वो उसको पहले समझ लेते हैं। आप समझ लीजिए कि एक आपके पास सिस्टम है जिसमें मल्टीपल पुलिस यहाँ लगी हुई हैं। लेकिन देखिए मैं आपको शो करता हूँ। इसके अंदर यहाँ इधर एक मास है, ये मास सपोज कर लीजिए यहाँ से ऐसे फिक्स्ड है, और मैंने इधर भी एक पुली प्रॉब्लम बना दी जिसमें ये वाला मास फिक्स्ड है और एक यहाँ मास है और एक यहाँ मास है। ठीक है बच्चों, अब इसमें मासेस को 1 2 3 लिख लीजिए। एक को 1 लिख दिया, एक को 2 लिख दिया, एक को 3 लिख दिया। मैंने ये भी मान लिया कि ये 3 एक्सेलरेशन नीचे को जा रही है A3, ये ऊपर को है मास की मूवमेंट ये A2 है, और ये भी ऊपर को है मास की मूवमेंट ये A1 है। ठीक है, अब इस केस में आप टेंशन्स को एक्सेलरेशंस को कैसे रिलेट करेंगे, इस कांस्टेंट रिलेशन क्या बनाएंगे, इसको लेके सवाल किए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप किसी भी एक एंड से टेंशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लीजिए मैंने यहाँ से टेंशन T को स्टार्ट किया, आपको पता है ये T होगा तो ये वाला कितना होगा भैया, ये 2T होगा, तो भाई इसको हम 2T लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, डबल होता जाएगा, ये 4T हो गया, ये भी 4T हो गया, 4T का हाफ यहाँ पे कितना हो गया 2T। ठीक है, तो जो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जितना गेन ऑफ एनर्जी है सिस्टम का कुछ मासेस की वजह से, और उतना ही लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा, तो एनर्जी नेट है जो वो कंजर्व्ड रहेगी। यानी कहने का मतलब ये कि आप ये देखिए कि कौन कौन से मासेस ऊपर को जा रहे हैं। जैसे इस केस में ये और ये दो मासेस हैं 1 और 2, ये ऊपर जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, समेशन ऑफ टेंशन रिलेटेड विद मासेस गोइंग अप इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस गोइंग अप मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ टेंशन ऑफ द मासेस गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस गोइंग डाउन। अगर वेलोसिटीज के लिए भी ये रिलेशन वैलिड रहता है और डिस्टेंसेस के लिए भी ये रिलेशन वैलिड रहता है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला केस है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2T है जो वो रिलेटेड है किसके साथ, A1 के साथ, और ये ऊपर को जा रहा है। और यहाँ पे भी 2T है वो रिलेटेड है किसके साथ, A2 के साथ, ये भी ऊपर को जा रहा है। जबकि T है रिलेटेड A3 के साथ और वो नीचे को आ रहा है। तो आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, T दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गया, आपके पास 2A1 प्लस 2A2 किसके बराबर रहा, A3 के बराबर।
तो यहाँ जो कांस्टेंट रिलेशन बना है ये इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कहलाता है। क्या है ये? इक्वेशन है किसकी? इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमारी समझ में आ जाती है कि कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आप कहोगे सर इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? देखिए, इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इन सभी के इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। इन 1, 2 और 3 मासेस का इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, जहाँ से आप A1, A2, A3 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे और एक्सेलरेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक छोटे से केस के साथ आपको समझाते हैं ये बात कि ये कैसे हो सकती है। आपके पास ये एक रिजल्ट है, इसमें मेरे को लग रहा है कि 4 kg हैवियर मास है तो वो नीचे को आएगा, 2 kg लाइटर मास है तो वो ऊपर को आएगा। उसी हिसाब से मैंने एक्सेलरेशंस मार्क कर ली। अब मैं कहता हूँ कि ये 2g नीचे को है, ये 4g इधर है। ठीक है बेटा, यहाँ एक टेंशन आपने मार्क कर दी T, और यही टेंशन यहाँ पे भी है, यही टेंशन यहाँ पे भी है, क्योंकि जब तक पुली सेम है, सॉरी जब तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगी। इधर कितनी है? 2t के बराबर। चलिए बहुत अच्छे। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए तो 2 kg ब्लॉक के लिए आप कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे? आप कहेंगे कि 2t माइनस 2g मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू A2। अगर मैं 2 खत्म कर दूं सारा तो A2 की मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू t माइनस g आ गई है, राइट। और इसी ढंग से 4 kg ब्लॉक के लिए आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएगी? पहले तो 4g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू A1। तो A1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो आ गई मेरे पास 4g माइनस टी डिवाइडेड बाई 4। बहुत बढ़िया। अब आपके पास दोनों एक्सेलरेशंस की न्यूमेरिकल वैल्यू टेंशन की टर्म्स में आ चुकी है। अब हम यूज करते हैं वर्चुअल वर्क। अगर आप वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल बच्चों यूज करते हो तो उससे आप फाइंड आउट क्या करोगे? आपने कहा था कि जो भी ब्लॉक्स ऊपर को जा रहे हैं उनके साथ जो टेंशन है इनटू उनकी एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जो ब्लॉक डाउन जा रहे हैं उनके साथ उनकी एक्सेलरेशन। अप जाने वाले ब्लॉक्स में 2t और एक्सेलरेशन कौन सी? A2। नीचे जाने वाले ब्लॉक्स में टेंशन T, एक्सेलरेशन A1। T और T खत्म हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स A2 के बराबर आ गई है, राइट। डन हो गया बच्चों। अब आप क्या करोगे? आप जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में A1 और A2 गिवन है आपके पास उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू देखिए क्या थी? 4g माइनस टी डिवाइडेड बाई 4। 2 टाइम्स A2 यानी 2 टाइम्स t माइनस g। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये कितना आ गया? 4g माइनस टी आ गया एक साइड पे, तो 8t माइनस 8g आ गया दूसरी साइड पे। सॉल्व करते हैं भैया, 9t आ गया एक साइड पे और 12g आ गया दूसरी साइड पे। तो देयरफॉर t की वैल्यू, ये 3 से कट गया, ये 4 से कट गया, तो t की वैल्यू 4g बाई 3 आ गया। देखिए जैसे ही टेंशन आपको पता लगी आपने A2 की वैल्यू पुट कर दी। A2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या मिली है? देखिए आपको A2 की न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है 4g बाई 3 माइनस उसमें से कर देंगे g, यानी कि 4g माइनस g 3g बाई 3। तो ये कितना आ गया? ये आ गया g बाई 3। बहुत अच्छे। तो आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन जो बनती है वो बनती है A1 के लिए। A1 2 टाइम्स है इसका, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 2g बाई 3। तो देखिए सबसे पहला सवाल सबसे सिंपल वाला मैंने कंसिडर किया है जिसमें सिर्फ 2 ही पुलिस को मैंने रिलेट किया है। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो और मल्टीपल पुलिस को हम रिलेट कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा कि हर ब्लॉक की आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे, वहाँ से आप हर ब्लॉक की एक्सेलरेशन लिखोगे, फिर आप वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स बनाओगे और इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में जो भी वैल्यूज आती हैं A1 A2 की उनको पुट करके आप फाइनली t कैलकुलेट करोगे। और t कैलकुलेट करने के बाद आप A1 और A3 दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। A1 A2 A3 जो भी है हमारे पास गिवन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक पॉज लीजिए और खुद पहले कोशिश कीजिए
मेरा लेक्चर सुनने से पहले आप खुद एक ट्राई कीजिए कि क्या आप इसको कर सकते हैं या नहीं। इसमें सबसे हैवीएस्ट जो ब्लॉक है वो 6 kg का है और ये सबसे लाइटर ब्लॉक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से टेंशन मैं T शुरू करता हूँ, ये भी T आ गया, यहाँ वाली टेंशन मेरे पास 2T आ गई और यहाँ वाली टेंशन 4T आ गई और ये 4T है। मैं मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है भाई, ये ब्लॉक भी ऊपर को जा रहा है और ये वाला ब्लॉक नीचे को आ रहा है। इसकी एक्सेलरेशन मैं A3 मान लेता हूँ, इसकी एक्सेलरेशन A2 मान लेता हूँ और इसकी एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब सारे ब्लॉक्स की जो वेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेट्स में बेटा 2 का वेट यहाँ पे 2g है, यहाँ इसका वेट 6g है, इसका वेट 3g है। ठीक, तो आप इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए। सबसे पहले 3 kg ब्लॉक के लिए सबसे पहले आप एक्सेलरेशन बनाते हैं। 3 kg में क्या है, 4t माइनस 3g मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू A2। तो दिस इम्प्लाइज कि A2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें मिल गई 4t माइनस 3g बाई 3। ठीक बच्चों, अब आ जाए नेक्स्ट केस की तरफ। हमारे पास 6 kg ब्लॉक है जो, उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 6g माइनस t। t की जगह कितना आ गया 2t, क्योंकि यहाँ पे 2t है भाई, तो 6g माइनस 2t मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू A3। तो अगर आप A3 की वैल्यू देखें तो वो बन जाती है 6g माइनस 2t बाई 6। आप इसको भी अगर 3 से या 2 से रिजॉल्व करना चाहें तो ये बन गया 3g माइनस t बाई 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास केस बनता है उसमें 2 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें कहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे t माइनस 2g मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू A1। तो A1 यहाँ पे कितना आ गया, A1 आ गया भैया t माइनस 2g बाई 2। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों कंडीशंस हमारे सामने हैं जिसमें एक्सेलरेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम यूज़ करेंगे वर्चुअल वर्क, जैसे ऑर्डर वाइज हम पहले कर रहे थे, तो वो यूज़ करें वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल। कैसे होगा बच्चों वो यूज़? वो ऐसे होगा कि समेशन ऑफ टेंशंस अप डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अप डायरेक्शन में मस्ट बी इक्वल टू समेशन टेंशन डाउन डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में। अप डायरेक्शन वाले कौन से केसेस हैं भाई? देखो ये वाला मास और ये वाला मास, यानी कि t इंटू A1 प्लस 4t इंटू A2। ये किसके बराबर है भाई? जो डाउन डायरेक्शन में आ रहा है वो 2t इंटू A3। तो t कैंसिल हो गया। A1 प्लस 4 टाइम्स A2 किसके बराबर है? 2 इंटू A3। ये रिजल्ट आ गया। अब आप कहोगे सर आगे क्या करें? आगे क्या करना है बच्चों, ये वैल्यूज है 1, 2 और 3 की, इसके अंदर पुट कर दो। A1 की वैल्यू t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2 प्लस करिए आप नेक्स्ट कंडीशन में 4 टाइम्स A2 की वैल्यू कितनी? 4t माइनस 3g बाई 3 किसके बराबर है? 2 इंटू A3 की वैल्यू कितनी भाई? 3g माइनस t बाई 3। अब इनको ये 2 स्टेप्स आप खुद करेंगे, सॉल्व कीजिए, गेट t। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप है कि पुट t इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। टू गेट A1, A2 एंड A3। ठीक हो गया बच्चों? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और एक बार आपके पास ट्रायल के लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ये देखिए, ये सवाल है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 2g नीचे को आ रहा है बच्चे, यहाँ टेंशन है t, तो ये वाली टेंशन भी t होगी और ये वाली कितनी होगी? 2t होगी। तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी? 2t, और यहाँ पे कितनी आ गई? t, और यहाँ पे भी कितनी आ गई? t। अब देखिए ये रिजल्ट 1g और ये कितना? 6g।
अब देखने में ही लग रहा है कि ये 6G ब्लॉक नीचे को जाएगा विद एक्सेलरेशन a3, ये ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन a2, ये भी ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन a1। तो चलिए मैंने सबकी एक्सेलरेशंस और सारी टेंशन्स लगा दी हैं। अब सबसे पहले हम 2 kg ब्लॉक के लिए लिखते हैं। 2 kg ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 kg ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं कि T-2G किसके बराबर है? 2 × a2 के बराबर है। सो देयरफॉर a2 की वैल्यू T-2G/2 है। सही है। और इसके बाद हम बात करते हैं 6 kg ब्लॉक की। आप देखिए 6 kg ब्लॉक के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे? आपका ये ब्लॉक नीचे को जा रहा है, तो इसलिए 6G में से माइनस कर दीजिए किसको? 2T को, और आप रिजल्ट लिखेंगे 6 × a3 के साथ। सो देयरफॉर a3 यहाँ पे कितना है? यहाँ a3 की वैल्यू है 6G - 2T/6। देखिए फिर से वही कहानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 3G - T/3 है। अगला केस आ जाए, 1 kg का ब्लॉक, ये भी ऊपर को जा रहा है, तो 1 kg ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? T-1G मस्ट बी इक्वल टू 1 × a1। तो यहाँ पे a1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो T-1G के बराबर है। जब आप तीनों रिजल्ट्स तक पहुँच जाएं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है बेटा? आप यूज़ करते हैं वर्चुअल वर्क का केस। आप जब वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा रहता है? आप यूज़ करेंगे समेशन ऑफ टेंशन अप, एक्सेलरेशन अप, टेंशन डाउन, एक्सेलरेशन डाउन। तो अप वाले केसेस देखिए कौन से हैं? T × a1, T × a2 बराबर है किसके? 2T × a3। 2T इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो कंबाइंड सम है वो किसके बराबर है? 2T के बराबर है। तो आप इसको काट दीजिए यहाँ से, ये सारा कट गया आपस में। तो a3 की जो वैल्यू है वो a1 + a2/2 है, या 2 × a3 इसके साथ लिंक्ड है। अब आप सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कीजिए यहाँ पे। ये क्या आएगा? 3G - T/3 बराबर होना चाहिए किसके? a1 के। a1 कितना है? T - G है, और a2 कितना है बच्चों? वो है T - 2G/2। सॉल्व कीजिए, गेट एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें आप एक्सेलरेशन पहले पता कर सकते हैं, सॉरी पहले आप गेट टेंशन एंड देन पुट कर दीजिए टेंशन को इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 टू गेट एक्सेलरेशंस। कौन सी एक्सेलरेशन? a1, a2, a3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी आ गई। मेरे हिसाब से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक पॉज लीजिए, और ये जो चारों पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपने पहले भी देखे हैं, उन सबको एक बार सॉल्व कीजिए, फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है बच्चों? यहाँ देखिए एक नए क्वेश्चंस जिसमें कि एक वेरिएबल फोर्स एक पुली के ऊपर लगाई गई है। देखिए बेटा, जब एक वेरिएबल फोर्स लगाई जाएगी तो ऑब्वियस है, आप ध्यान रखो कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है क्वेश्चन के अंदर। कैसे पता लगा वेरिएबल फोर्स है? आप फोर्स देखिए टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले तो आपने जो फोर्स है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे 10T और 10T। ये दोनों ब्लॉक्स कहाँ प्लेस्ड हैं? एक सरफेस के ऊपर। इसका वेट कितना है? 5G के बराबर। इसका वेट कितना है? 2G के बराबर। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉक्स लिफ्ट अप कब होंगे। टू kg है जो, अगर मैं उसकी बात करूं बेटा, तो 10T जब 2G के बराबर हो जाएगा, यानी 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, तब जाके टाइम आएगा 2 सेकेंड्स, और उस टाइम पे ये वाला 2 kg ब्लॉक ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगा। सिमिलरली जो 5 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो 5 kg ब्लॉक को आप 10T = 5G लिख दें, तो यानी कि 50 लिख दें, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स के ऊपर 5 kg का ब्लॉक है जो वो लिफ्ट अप हो जाएगा। हमें क्या कहा, कैलकुलेट कहा गया, करने को कहा गया है,
हमें यही पहले पता करना है कि कब ये ब्लॉक्स लिफ्ट अप करते हैं। फिर दूसरा पूछा गया कि इनकी स्पीड क्या है। इन जनरल जब ये लिफ्ट अप हो गए तो उस टाइम पे एक्सेलरेशंस की इक्वेशंस क्या क्या बनती हैं उनको समझ लेते हैं। आप 2 kg ब्लॉक के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। जो ऊपर को लगने वाली बेटा फोर्स है वो है 10T और जो नीचे को लगने वाली फोर्स है वो 2G है। 10T माइनस 2G मस्ट बी इक्वल टू 2A। ठीक बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये 5 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की बात आ गई तो 5T माइनस 10 ये आ गई एक्सेलरेशन। अब जब आपने को एक्सेलरेशन मिल गई है तो आप एक्सेलरेशन को dv/dt पुट कर सकते हो, जिससे कि ये आ गया 5T माइनस 10। ठीक है बेटा, अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो dv की वैल्यू आपके पास बनती है 5T dt माइनस 10 dt। ठीक, और अगर आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेलोसिटी पता करने के लिए। आप 0 से लेके v तक, और यहाँ टाइम देखिए कहाँ से वो शुरू हुआ, वो 2 सेकंड से लिफ्ट अप हुआ है ब्लॉक फॉर 2 kg। एक की ही मैं बात करता हूँ, दूसरे के लिए भी आप बात कर सकते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के ऊपर वो लिफ्ट अप होता है ब्लॉक, और उसके बाद 6 सेकेंड्स के ऊपर मुझे उसकी स्पीड पता करनी है 2 से लेके 6 तक। देखिए बेटा यहाँ पे तो v आ जाएगा, यहाँ आ गया 5t²/2, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये 2 से लेके 6 तक लिखना है। यहाँ आ गया 10 × t की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 से लेके 6 तक। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो कितना बनता है 5/2, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 10 × 6 - 2। बहुत शानदार। तो ये कितना आ गया बच्चों, 5/2 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया 4 माइनस 10 × 4। ठीक है, ये 32 2 से ही जाएगा 16 आ जाएगा, ये बन गया कितना 80। ठीक, 80 में से माइनस कर दीजिए 40, तो ये कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है 6 सेकंड्स के ऊपर किसकी 2 kg ब्लॉक की। अगर मुझसे 5 kg ब्लॉक के लिए पूछा जाता है तो सबसे बड़ी इक्वेशन वही रहेगी 10T माइनस 5G मस्ट बी इक्वल टू 5A। आप सिमिलर रिजल्ट को ऑब्टेन करोगे किसके लिए 5G के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी वेरिएबल फोर्स है। देखिए फोर्स है 10T के बराबर, यहाँ रह गया 5T, यहाँ रह गया 5T, तो यहाँ कितना रह गया 5/2T, और इधर कितना रह गया भाई 5/2T। बहुत शानदार। ये देखिए 2G का, यहाँ 3G का वेट, यहाँ 5G का वेट। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि 2 kg किस टाइम पे लिफ्ट अप होता है। 2 kg जो लिफ्ट अप होता है वो कब होता है, जब 5/2T की वैल्यू किसके बराबर आ जाए 2G के बराबर आ जाए। ठीक है बच्चों, यानी कि 20 के बराबर आ जाए, यानी कि T की वैल्यू कितनी आ जाए 40/5। कितने पे आएगा भाई 8 सेकंड्स के ऊपर। तो 8 सेकंड्स के ऊपर ये ब्लॉक लिफ्ट अप होता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई तो देयरफॉर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स 2 kg हमेशा ही एट रेस्ट है। चलिए पहला कहानी तो ख़त्म हो गई कि वो 2 सेकेंड्स के ऊपर कितनी स्पीड होगी। अगर मैं 2 सेकेंड से आगे निकल जाऊं तो होगा ये कि आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एक इक्वेशन बन सकती है जिसमें मैं लिख सकता हूँ 5/2T माइनस 2G मस्ट बी इक्वल टू 2 × A। ठीक है बेटा, ये अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो आ गया मेरे पास 5/4T माइनस 10। राइट बेटा, मैंने G की वैल्यू को क्या लिखा है 10 लिख दिया है यहाँ पे 5/4 × 10। तो एक्सेलरेशन को फिर से आप dv/dt कह सकते हो बच्चों। ये कितना आ गया 5/4T माइनस 10। तो अगर आप dv की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो ये 5/4T dt माइनस उसमें से कर दीजिए 10 dt को। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे बच्चों,
आप करेंगे अब इसकी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी यहाँ पे 0 से v तक होगी। यहाँ पे बेटा 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक होगी, ठीक है। आफ्टर t इक्वल टू 8 कर लीजिए, यहाँ 8 सेकंड्स के बाद ही ये ब्लॉक मूव करना शुरू करता है, ये 8 से लेके 10 तक। बहुत बढ़िया। तो ये v की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है बच्चों, वो 5/4 t²/2, कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 10 तक, -10 8 से लेके 10 तक। तो हम इसको सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 10 × 10 - 8। तो जो भी आपके पास आंसर आता है आप उसको सॉल्व करके ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से आपको ये बात समझ आती है कि फोर्स जब वेरिएबल होती है तो हमें टेंशन्स भी वेरिएबल मिलेंगी, और टेंशन्स वेरिएबल हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स भी वेरिएबल है, और उसी वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो टाइम डिपेंडेंट होगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन केसेस की जहां स्ट्रिंग का मास एग्जिस्ट करता है। देखिए अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया उन सबके अंदर हमने माना था कि मास है जो स्ट्रिंग का वो निग्लिजिबल है, वो निगलेक्ट किया जा सकता है। पर इस बार हम कह रहे हैं कि मास निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, स्ट्रिंग का, रस्सी का अपना भी मास एग्जिस्ट करता है। तो इसमें से सबसे पहली एग्जांपल हम पिक कर लेते हैं। आप कुछ ऐसा माने कि आपके पास एक रोप है, इस रोप की टोटल जो लेंथ है ना बेटा वो L दी गई है आपको, ठीक है। इधर को इसके ऊपर फोर्स लगी है F1 और इधर को जो फोर्स लगी है वो लगी है F2, और मुझसे कहा गया कि जिस एंड से फोर्स F1 लग रही है वहां से y डिस्टेंस के ऊपर आप इसकी टेंशन को पता कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मास ऑफ द रोप है जो, उसको अगर हम पूरी लेंथ के ऊपर डिवाइड करें तो पर यूनिट लेंथ के लिए मास आ जाता है लैम्डा। तो देयरफॉर इसका मास इस हिस्से का m1 मान सकते हैं और इस हिस्से का मास m2 मान सकते हैं। m1 की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू y आ गया, और m2 की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू L माइनस y आ गया। ठीक बच्चों, अगर ये रिजल्ट हमें समझ में आ जाता है तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको पूरे को दो मासेस के तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, और बेसिकली आपने जिस हिस्से पे टेंशन पूछी गई है उस हिस्से में टेंशन T लिख देनी है, यहाँ फोर्स लिख देना है F1 और इधर फोर्स लिख देना है F2। जो फोर्स ज़्यादा है, जैसे मैंने मान लिया कि F1 ज़्यादा है F2 से, तो ये दोनों ही मासेस आपको लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, ठीक। और आप फॉर m1 इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। कितनी इक्वेशन यूज़ होगी बेटा, F1 माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m1a, और यहाँ पे m2 के लिए जो इक्वेशन यूज़ होगी वो क्या होगी बेटा, t माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू m2a। अगर आप चाहो तो आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन से आपको एक्सेलरेशन ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। m2 इंटू F1 माइनस m2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू टी माइनस m1 इंटू F2। आप देखिए t की वैल्यू हम ऑब्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे m1 प्लस m2 के साथ t की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं m2 F1 इधर से इधर आ गया ये, प्लस m1 F2, ठीक बेटा। और आपके पास जो टेंशन है वो बीच में नज़र आती है हमें, कितनी आई, वो m2 F1 प्लस m1 F2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 और m2 की वैल्यू आप इधर से यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग पता लग जाएगी। तो कहानी ये है कि जहाँ पे आपको टेंशन पूछी है आप वहाँ से रस्सी को तोड़ के उसके दो हिस्से बना लीजिए। जैसा एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ, जिसमें मुझे कहा गया कि ये रोप है और इस रोप में मुझे नीचे को एक फोर्स लगाई गई है F। उस फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जा रहा। आपसे पूछा गया कि इधर से डिस्टेंस x के ऊपर
मुझसे टेंशन पूछी गई है, तो आपने क्या करना है बच्चों, आप ये मास को m1 मान लीजिए या m2 मान लीजिए और ये वाले मास को आप m1 मान लीजिए, ठीक है। और इधर को फोर्स लगा दीजिए F, यहाँ आपको टेंशन T चाहिए, यहाँ पे भी टेंशन T चाहिए। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि जो आपके पास वेट्स हैं उनको हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे बेटा वेट आ गया m1g और यहाँ पे वेट आ गया m2g और यहाँ पे जो टेंशन है वो कितनी आ गई, T डैश। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि T की वैल्यू F प्लस m1g के बराबर है। m1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, m1 की वैल्यू आती है मास पर यूनिट लेंथ इंटू x के साथ और m2 की वैल्यू आती है मास पर यूनिट लेंथ इंटू l माइनस एक्स के साथ, ठीक है बेटा। दोनों वैल्यूज आ गई और T डैश की अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं तो वो m2g प्लस T के साथ सॉल्व होती है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, एक बार दोबारा से फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाते हैं जहाँ पे हमें स्प्रिंग बैलेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग होगी। देखिए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वो होती है जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले तो कि जो भी टेंशन इन स्ट्रिंग है वही इसकी रीडिंग है, राइट। तो आप कहोगे सर सबसे पहला वाला केस, क्या इसके अंदर यहाँ पे जो रीडिंग आएगी क्या वो 0 आएगी? अब देखने में लगता है कि शायद यहाँ पे रीडिंग 0 आनी चाहिए, पर ये आंसर गलत है। रीडिंग यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 10g के बराबर, यहाँ पे भी 10g के बराबर। तो इसका मतलब जो रीडिंग है वो कितनी है भैया, वो रीडिंग है हमारे पास 10g, जिसको हम कह सकते हैं 100 न्यूटन या जिसको कहा जा सकता है 10 kg वेट, राइट। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट केस, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन कितनी 2T, यानी यही इसकी रीडिंग है। अगर हम कहें तो रीडिंग कितनी आ गई, 2 टाइम्स टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, 2 टाइम्स m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। देखिए ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स जो भी मासेस हैं हमारे पास वो गिवन है। यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 4 kg है, 2 प्लस 4 कर दिया हमने इधर, ठीक बेटा, इंटू जी। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये 1 से और ये 3 से कट गया, तो 4 4 16, 160/3 न्यूटन। ये फोर्स है जो इधर रीडिंग के तौर पे कैलकुलेट हो जाएगी। आगे आ जाइए, इधर जो टेंशन है उस टेंशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस वेट के बराबर है, जो कितना है 4g साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक बच्चों। तो ये 4g साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया आंसर। तो यहाँ रीडिंग कितनी लिख सकते हैं हम, 4g इंटू हाफ, क्योंकि साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, 2g के बराबर, जो किसका कितना आ गया 20 न्यूटन। अगर आप नेक्स्ट कंडीशन को देखो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल जाए इस काम करने के लिए। चलिए यहाँ रख लेते हैं इसको। तो अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए फर्स्ट जो ब्लॉक है वो फोर्स 10 न्यूटन की इधर लगा रहा है और T इधर लगा रहा है 6। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 10 माइनस T मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू A। जबकि जो दूसरा ब्लॉक है उसमें इधर टेंशन T लग रही है और वापस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। तो इसके लिए अंश हम कैसे निकालेंगे, T माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू A। अब बेटा दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, पर हमें दोनों को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये इससे डिवीजन से A और A कैंसिल हो गया, तो 50 माइनस 5T की वैल्यू 6T माइनस 30 आ गया, ठीक है बच्चों। तो उधर चला गया ये और ये इधर आ गया, तो 80 इज इक्वल्स टू 11T, यानी T की वैल्यू 80/11 न्यूटन के बराबर है। तो एक बार देख लीजिए, आपको पता लग गया कि ये मेन केसेस हैं डायनोमीटर के जो कि पूछे जा सकते हैं। क्या मैंने कहा, डायनोमीटर जो फोर्स को मेजर करता है, ठीक।
वर्ड आ जाए तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या किया हमने। नेक्स्ट, ऐसे केसेस जहां पे हमने रस्सी को काट देना है और इमीडिएट एक्सेलरेशन दूसरे मास की पूछी जाएगी। फाइंड इमीडिएट एक्सेलरेशन वो मास कोई इमीडिएटली स्प्रिंग वाला भी हो सकता है या ये भी मास हो सकता है जिसके जो स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो ऐसे सभी केसेस में कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि रिप्लेस कर दो स्प्रिंग को बाय स्ट्रिंग। तो उससे क्या होगा कि आप यहां पे टेंशन कैलकुलेट कर सकोगे। देखो बेटा, यहां पे है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या था, ये टेंशन टी नॉट, ये टेंशन टी नॉट, ठीक है, और यहाँ टेंशन टी डैश, और जो वेट है हमारे पास उनको भी लिख लेते हैं। यहाँ वेट कितना 2g के बराबर और यहाँ वेट कितना भैया 4g के बराबर, ठीक। तो आपके पास टी डैश इक्विलिब्रियम में किसके बराबर है, 4g प्लस टी नॉट, और टी नॉट किसके बराबर है, 2g के बराबर है। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6g आ जाएगा, राइट। अब क्या है कि जब आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो उससे हुआ ये कि जो स्ट्रिंग वाली टेंशन है टी नॉट वो 0 हो गई। तो आपके पास जो टी डैश था -4g मस्ट बी इक्वल टू 4a नाम की इक्वेशन तैयार होगी, क्योंकि अब आपके पास टी डैश तो एज इट इज है, पर यहाँ नीचे को ये जो स्ट्रिंग है यहाँ टेंशन टी नॉट 0 हो गई है और यहाँ कितना रह गया है 4g। देखिए, इस ब्लॉक की मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है तो आपको नज़र आता है कि टी नॉट -4g, टी डैश -4g 4 इंटू a के बराबर है। तो टी डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा, 6g, ये कितना था 4g, ये कितना आ गया 4a। तो हमारे पास 2g की वैल्यू 4a के बराबर है, जिससे कि a की वैल्यू g/2 लिखी जा सकती है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मेडिकल एंट्रेंस में आ सकता है, नॉन मेडिकल एंट्रेंस में आ सकता है, यानी जेईई मेंस में भी आ सकता है। तो सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखनी होगी। अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक तो स्प्रिंग है जिसको मैंने अब किससे रिप्लेस कर दिया है भैया, स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, जिसको मैं यहाँ टी नॉट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ वेट कितना है 6g। ये टी नॉट इधर है और ये 2 kg का ब्लॉक, इसमें इधर नीचे को 2g वेट है और यहाँ पे टी डैश है। अब देखिए, जब आप इसको कट करेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इन इक्विलिब्रियम पहले क्या हो रहा था, ये 2g प्लस टी डैश के बराबर था, ठीक है, और टी नॉट कितना था 6g के बराबर, 6g 2g प्लस टी डैश था, और जब तक हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया था तो टी डैश की वैल्यू 4g के बराबर थी। जब आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो हुआ ये कि टी डैश है जो वो 0 हो गया। अगर टी डैश आपके पास यहाँ पे टी डैश टेंशन थी, यहाँ टी नॉट थी, तो टी डैश 0 हो गई। टी डैश 0 हो गई तो ऊपर वाली टेंशन 6g माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 इंटू a ऑफ 2 kg। तो ये कितना आ गया, ये 4g इज इक्वल्स टू 2a2 आ गया, जिससे कि a2 की वैल्यू है जो वो किसके बराबर आ गई, 2g के बराबर। अगला वो केसेस जहाँ पे हम मानते हैं कि पर्सन एक प्लेटफॉर्म के अंदर है और प्लेटफॉर्म को रस्सी से वो पुल कर रहा है और खुद भी उसमें ऊपर को जा रहा है। ये है क्या, बोजन चेयर कहते हैं इसको, कि जिसमें आपने देखा कि ये एक प्लेटफॉर्म है, पर्सन खुद उसको पुल करता है और धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगने वाली सारी टेंशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे ऊपर जो टेंशन लग रही है वो 2T है, क्योंकि मैन ने इसको किस फोर्स से पुल किया है, टी फोर्स से पुल किया है। चलिए, अब आपको कुछ नहीं खास करना, आप सिंपली सबसे ऊपर वाली फोर्स और सबसे नीचे वाली फोर्सेस हैं जो उनको ध्यान में रखें, mg और ये कैपिटल, चलिए ये कैपिटल mg कर देता हूँ मैं और ये स्मॉल mg,
अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए, अगर ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है, अप मूवमेंट, तो 2t सबसे ज़्यादा बड़ी वाली फोर्स है और सबसे नीचे वाली फोर्स है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो आपको ये सारे सिस्टम को ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन 0 है, मूवमेंट है जो कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अगर मूवमेंट कांस्टेंट स्पीड से हो रही है बच्चों, तो उस केस में 2t की वैल्यू है जो m प्लस कैपिटल M इंटू जी के बराबर आएगा, और t की वैल्यू हाफ ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी के बराबर लिखी जा सकती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इससे अगला वाला केस देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसी क्वेश्चन में दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ कि ये पुली सिस्टम है जिसमें यहाँ से एक पर्सन ने इसको खींचना शुरू किया है, राइट। ये इसको खींचता है विद टेंशन T, और यही टेंशन यहाँ पे भी जनरेट हो जाती है। ये दोनों टेंशन सीधे तक मिला के 2T बनता है, और ये भी 2T के बराबर है। यानी जो नेट ऊपर को ले जाने वाली फोर्स है वो कितनी है, 4T है, और यहाँ नीचे को जो मासेस आने वाले हैं वो स्मॉल mg और यहाँ से कैपिटल mg आने वाला है। तो अगर ये सारा सिस्टम ऊपर को जा रहा है फॉर अप मूवमेंट, देखिए मूवमेंट डाउनवर्ड्स भी आ सकती है, उस केस में आपने डाउनवर्ड मासेस में से अपवर्ड मासेस को माइनस करना है। यहाँ पे नेट मूवमेंट अप मूवमेंट है तो 4T ऊपर को आ गया, इसमें से माइनस करेंगे क्या बेटा, m प्लस कैपिटल M इंटू जी, जो किसके बराबर है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। ये बनेगी इक्वेशन। और अगर इसमें मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन 0 है यानी कांस्टेंट स्पीड है, तो उस केस में तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि 4T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, और T की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4 ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो बोसन चेयर में किस ढंग से कितनी फोर्स चाहिए उसको पुल करने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए, या उसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाने के लिए, तो दोनों ही बार आप इक्वेशंस दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर ले जाने के लिए एक्सेलरेशन के साथ, और ये उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मैन को कितनी फोर्स से इसको पुल करना चाहिए सो दैट कि m है जो वो स्किड ना करता हो। देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे टेंशन T एक्ट करती है, जो इधर जाके इधर जाके इधर जाके पुलिंग में भी वो टेंशन T ही नज़र आ रही है, ठीक है बच्चों। अब यही टेंशन T ऊपर को है, ये पर्सन इसको इधर से पुल कर रहा है, और मैं इसको शो कर देता हूँ कि ये पर्सन इधर से इसको पुल कर रहा है, ठीक। तो यहाँ मैन का वेट कहाँ है बेटा, mg डाउनवर्ड्स है, और यहाँ से इसको नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर को मिलती है n1। इसी ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन n1 भी लगती है, और यहाँ से इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन नज़र आती है n2, और इसका जो वेट है खुद का वो भी डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। देखिए इधर फ्रिक्शन है F, जो किसके बराबर है, म्यू इंटू n2 के बराबर है। तो मुझे सबसे पहले तो n1 और n2 पता कर लेना चाहिए, और उसके आधार के ऊपर मैं ये कहूँगा कि T की वैल्यू कभी भी फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू T की वो हो सकती है जिसमें ये फ्रिक्शन को बैलेंस करती हो, उसके बाद तो ये बॉडीज़ मूव कर जाएंगी, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं इसको लिखने की। अगर आप मैन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैन नज़र आएगा, और इसकी वेट mg, टेंशन T ऊपर को, और n1 भी इसके अंदर ऊपर को। तो आप क्या लिखोगे कि n1 प्लस T की वैल्यू किसके बराबर है भाई, mg के बराबर है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाती है, जो किसके बराबर लिखी जाती है, mg माइनस T के बराबर। चलिए यहाँ से हो गया इसका केस। अब आ जाए नेक्स्ट केस के ऊपर। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो n1 नीचे को है, n2 बेटा ऊपर को है, और कैपिटल mg भी नीचे को है, ठीक। और यहाँ पे T है आगे को, और फ्रिक्शन है बच्चों पीछे को, राइट। क्योंकि मुझे सिर्फ इस ब्लॉक की बात करनी है इस बार, जो
कंसिडरेशन में हमारे पास आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि n2 की वैल्यू है जो वो n1 प्लस mg के बराबर है। तो n1 कितना हो गया है, mg माइनस टी प्लस कैपिटल mg के बराबर है, ये n2 आ गया। अब मैंने क्या कहा है आपको कि जो t है वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, म्यू इंटू n2 के बराबर होना चाहिए फॉर दिस ब्लॉक डू नॉट मूव, यानी यहाँ तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो वो क्या है, t की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए t, म्यू की वैल्यू mg के साथ माइनस म्यू इंटू टी के साथ प्लस म्यू इंटू कैपिटल mg के साथ। तो आपके पास क्या आ गया, ये इधर आ जाइए, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, और ये आ गया म्यू इंटू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। ठीक बेटा, इसको और इसको कंसिडरेशन किया साथ में, और यहाँ पे 1 प्लस म्यू के साथ आप लिख सकते हो। तो ये है हमारे पास उस टेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, या उस पुल की न्यूमेरिकल वैल्यू कि ये मैक्सिमम इस लेवल तक पुल लगा सकता है। अगर पुल की न्यूमेरिकल वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो ये जो स्मॉल m प्लेटफॉर्म है ये आगे को मूव कर जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए है, जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्या डिफरेंस होता है और स्यूडो फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, दो टाइप के फ्रेम्स हैं। जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो दो टाइप के फ्रेम्स में हम उसको स्टडी करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। एक वो फ्रेम जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं या रेस्ट के ऊपर है। जितने भी फ्रेम्स रेस्ट के ऊपर हैं या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं उन सबको हम इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं, और जितने भी फ्रेम्स एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक मैं इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर लूँ। इनर्शियल फ्रेम्स वो है जो या तो रेस्ट के ऊपर है या उनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। आप कहोगे फ्रेम का क्या मतलब, आप सपोज कर लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और वो मूव कर रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म रेस्ट के ऊपर है, जीरो है, तो इसको मैं इनर्शियल फ्रेम कहूँगा, और अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तब भी मैं इसको इनर्शियल फ्रेम कहूँगा। पर अगर यही प्लेटफॉर्म बच्चों मुझे एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के साथ मूव करता हुआ नज़र आए, यानी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हुआ नज़र आए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रक बना दिया और इस ट्रक के ऊपर मैंने एक बॉक्स भी रख दिया, तो ये ट्रक क्योंकि आगे को एक्सेलरेटेड ट्रक है तो इसलिए ये एक्सेलरेटेड ट्रक क्या हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। तो सारी कहानी ही वहाँ से शुरू होती है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो उनमें रखी हुई जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब की सब एक्सपीरियंस करती हैं कौन सी फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है F, और वो किसके बराबर है, मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन के साथ लिखा है। मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आप यहाँ से पता कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसी में एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास ये एक फ्रेम है जिसके अंदर इस बॉक्स को मैंने रखा है। बॉक्स का वेट है 2 kg और यहाँ से एक्सेलरेशन है इसकी, आप मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी एक्सेलरेशन है बच्चों, फ्रेम की। अगर फ्रेम आगे को एक्सेलरेट करेगा तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, स्यूडो फोर्स लगेगी पीछे को। ठीक, इस स्यूडो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और ये विद नेगेटिव साइन हम लोग लिख सकते हैं। माइनस मास ऑफ द बॉक्स कितना है भैया, 2 है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना है, 1 है, तो ये कितनी आ गई, -2 न्यूटन। तो आपको पता लग गया कि जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं उनमें रखी हुई बॉडीज़ के ऊपर एक सूडो फोर्स लगती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो,
जब बस के अंदर पैसेंजर्स खड़े हुए हैं और बस सडनली चलते चलते उसके ऊपर ब्रेक्स लगाए जाएं तो पैसेंजर्स आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब एक बॉक्स है यहाँ पे, जब वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के रूप में नज़र आती है माइनस, तो इसके ऊपर फोर्स है जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिससे कि ये बॉक्स आगे को गिरता है, यानी जो पर्सन खड़े हुए हैं वो सारे के सारे आगे को गिरते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सबसे पहले तो मैं मूविंग लिफ्ट वाले ही केसेस डिस्कस करता हूँ। आपको लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी हुई है और उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि भाई इस वेट इसकी रीडिंग कितनी आएगी। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर ये वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, इन सभी केसेस में जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली सेम आएगी। रीडिंग किसके बराबर आएगी बेटा? एग्जैक्ट रीडिंग आएगी mg, यानी कि अगर ये 70 kg का पर्सन है तो ये 70 g के बराबर है, यानी 70 kg वेट की रीडिंग आ रही है। राइट, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी लिफ्ट स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, सिर्फ ऊपर को या नीचे को कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तब उसकी रीडिंग एग्जैक्टली सेम है, 70 kg वेट है पर्सन का। अगर यही लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अप डायरेक्शन में, तो ये अपने आप में कौन सा फ्रेम बन गया भैया? ये एक्सेलरेट होने की वजह से ऊपर को ये कौन सा फ्रेम बन गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया है ये। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर रखी हुई बॉडी के बारे में बात करूं तो उसके ऊपर लगती है कौन सी फोर्स? सूडो फोर्स। तो वो सूडो फोर्स कहाँ है? वो सूडो फोर्स नीचे को है। यानी अब जो पर्सन है वो वेइंग मशीन के ऊपर जो रिएक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा वो किसके बराबर होगा? तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन दो फैक्टर से आ रही है, mg प्लस ma, यानी कि इस केस में mg प्लस a इफेक्टिव वेट इंक्रीज कर गया। ये क्या है? इफेक्टिव वेट है बेटा, और ये इंक्रीज कर जाता है। अगर आप देखिए तो g डैश की वैल्यू लिफ्ट में g प्लस a हो जाती है। यही मैं आपको काइनेमेटिक्स में भी बता रहा था और प्रोजेक्टाइल में भी बता रहा था कि अगर लिफ्ट के अंदर केसेस आएंगे तो आपको g प्लस a या g माइनस a के साथ उसको सॉल्व करना है। अगर हम इसी केस में यहाँ तीसरा एग्जांपल लें कि लिफ्ट है जो वो नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट डाउन, तो उस केस में ये जो पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो सीडो फोर्स लगेगी बच्चों, वो सीडो फोर्स कहाँ को लगेगी? ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी। वेट इसका नीचे को है, तो इसलिए जो mg डैश है वो किसके बराबर आएगा? mg माइनस ma के बराबर, और m इंटू जी माइनस a के बराबर आएगा। राइट, तो g डैश भी आ गया यहाँ पे। तो इस केस में जो इफेक्टिव वेट है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गई कि जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं वहाँ पे सूडो फोर्स एक्ट करने वाली है, और वहाँ पे हम ये g डैश की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। इसी ढंग से अगर आप टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात करो, उसमें याद करो तो L/G इफेक्टिव लिखते हैं, जिसमें ये केस और ये वाला केस दोनों अलग अलग आ जाएंगे। बाकी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए हम लोगों ने जो SHM वाले केसेस हैं वहाँ पे डिस्कशन किया है, तो हम वहाँ पे भी बात करेंगे इसकी। आपको मैं एक और केस इसमें दे सकता हूँ जिसमें मैं कह सकता हूँ कि जी मेरे पास ये जो पर्सन है ये हॉरिजॉन्टल या सर्कुलर में एक्सेलरेटेड है। अगर ये आगे को जाएगा, एक्सेलरेशन हो रही होगी इसकी, तो इसके ऊपर सीडो फोर्स इधर को लगेगी बेटा, इसका वेट mg इधर को रहेगा। अभी भी जो mg डैश है इस केस में वो अंडर रूट ऑफ m इंटू जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के साथ आएगा, यानी इसमें जो g डैश है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आएगी। तो इसमें भी जो इफेक्टिव वेट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने ये चार केसेस देखे। इसकी जगह मैं सर्कुलर मोशन की भी अगर एग्जांपल दूं तो सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेटेड है फ्रेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v स्क्वेयर बाई आर का होल स्क्वेयर, यहाँ a स्क्वेयर की जगह। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि आप इस a की जगह सर्कुलर मोशन में
वी स्क्वेयर बाई आर पुट कर दीजिए यहाँ पे, तब भी आप देखोगे कि जो वेट है इफेक्टिवली वो बढ़ जाएगा। अगर आपको स्प्रिंग बैलेंस दिया गया हो लिफ्ट के अंदर, जैसे मैं कह दूं आपको कि ये वाला केस जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये सारा अरेंजमेंट किसके अंदर है, ये सारा अरेंजमेंट बच्चों लिफ्ट के अंदर है। तो यहाँ जो टेंशन पहले आपने कैलकुलेट की थी वो 2 इंटू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी लिखा था, याद है बेटा। पर इस केस में g प्लस माइनस a हो सकता है, प्लस तब अगर लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, अप एक्सेलरेशन है, और ये नेगेटिव है अगर वो डाउन एक्सेलरेशन है। तो बेटा सीरो फोर्स के बेसिक्स हैं जो वो आपको यहाँ पे क्लियर होते हैं कि भाई सीरो फोर्स लगती कैसे है। एक इमेजिनरी फोर्स है जो उस फ्रेम में लगेगी जहाँ फ्रेम खुद एक्सेलरेट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है पहले समझ लेते हैं। हमें ये कहा गया कि ये फ्रेम आगे को एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो ट्रक के अंदर बॉक्स है वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। तो ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी जो किसके बराबर है, म्यू एम जी के बराबर है। तो सूडो कितनी लग रही है भैया, मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ये लग रही है 2 इंटू 3, कितनी हो गई भाई 6 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितनी लग रही है 0.2 इंटू 2 इंटू जी, कितनी लग रही है भैया 4 न्यूटन। तो देयरफॉर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितनी आ गई, वो आ गई है ए डैश जो लेफ्ट की तरफ है, और वो कितना है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई मास, ठीक है, ऑफ द बॉक्स। तो ये कितना है 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब इससे कितना डिस्टेंस कवर करना है, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ये डिस्टेंस कवर करेगा बेटा 4 मीटर्स का, और यहाँ एक्सेलरेशन आ रही है 1 टी का स्क्वायर, तो टी कितना है 2√2 सेकेंड्स। इतनी देर के बाद ये जो बॉक्स है ट्रक से नीचे को गिर जाएगा, ठीक है बेटा। ये बॉक्स ट्रक से नीचे को कब गिरेगा, जब इतना टाइम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमें कहा गया कि ये बॉक्स है जो ये वेज है जो मूव कर रहा है, और ये बॉक्स को उसके ऊपर स्टेशनरी होना चाहिए। देखिए बच्चों, ये जब वेज मूव करेगा आगे को तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, ठीक। वेज नॉन इनर्शियल है, और उससे जो बॉक्स अटैच्ड है उसके ऊपर एक्सपीरियंस होगी कौन सी फोर्स, सूडो फोर्स, ठीक है बेटा। ये सूडो फोर्स कितनी होगी, ये नॉर्मल डायरेक्शन है इधर को n, ठीक है। सूडो फोर्स की वैल्यू आप m इंटू ए के बराबर लिखोगे, तो जो n की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, a के बराबर। ये mg नीचे को है, और फ्रिक्शन है इसकी ऊपर को जो किसके बराबर है, म्यू इंटू एन के बराबर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बॉक्स स्टेशनरी कब रहता है। बॉक्स बच्चों स्टेशनरी तब रहता है जब mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, f के बराबर हो जाए, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाए। तो mg की वैल्यू म्यू इंटू एम ए के साथ लिख सकते हैं, m से m काट दो भैया, म्यू की वैल्यू g डिवाइडेड बाई a। ये हमारे पास रिजल्ट है जो हमें ऑब्टेन किया जाएगा। इसके ऊपर कई बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों एग्जाम्स में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि आपके पास एक ट्रॉली है, ट्रेन है, जिसके अंदर एक कंपार्टमेंट है और वहां पे मास एक पेंडुलम के लिए हैंग किया गया है। ये देखिए ये मास है जो हैंग मास है। इस मास को अगर आप आगे को एक्सेलरेट करते हो बेटा, तो ये पीछे को एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ma, ठीक है। ये आ गया आपके पास mg वेट, यहाँ आ गई टेंशन T, राइट।
आपको पता है मैंने क्या किया है, मैंने माना है कि ये अगर आगे को एक्सेलरेट करेगा तो इसके ऊपर सूडो फोर्स है जो वो पीछे को एक्ट करेगी, और उस सूडो फोर्स की वजह से ये बॉक्स, ये मास है थोड़ा सा पीछे को हो जाएगा और ये पेंडुलम कुछ हमें इस ढंग से नज़र आएगा। तो इधर जो कंपोनेंट्स हैं वो बना लेते हैं भाई। ये एंगल थीटा है तो ये टी का कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया और ये टी का साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। आप देख के ही बता सकते हो कि जो टी का साइन थीटा कंपोनेंट है वो एम ए के बराबर है, जबकि टी का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है बच्चे वो एम जी के बराबर है। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टी से टी खत्म कर दीजिए। टेन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वो ए बाई जी के बराबर आ जाती है। तो एक तो हमें एंगल पता लग गया, और अगर एक्सेलरेशन पूछनी है एंगल को लेके तो वो जी टैन थीटा है। आप ए इक्वल टू जी टैन थीटा इसको हमेशा याद रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही आंसर होता है। जैसे यहाँ इधर हम मूव कर जाते हैं अब, तो हमें कहा गया कि एक वेज है और वेज आगे को एक्सेलरेट करता है। जब वेज आगे को एक्सेलरेट करेगा तो ये जो मास उसके ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर लगेगी सीडो फोर्स वापस डायरेक्शन में। इस सीडो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनते हैं बेटा, एक इधर को एम ए कॉस थीटा और एक इधर को एम ए साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का केस नहीं है तो इसलिए नॉर्मल डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। इधर जो वेट एक्ट करता है, वेट का कंपोनेंट, वो है एम जी साइन थीटा। पता है हमें एंगल थीटा प्लेन के अलोंग जो वेट का कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा होता है। अगर मैं दोनों को इक्विलिब्रियम में मान लूँ तो एम ए कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होती है। m से आप m को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g tan थीटा आ जाएगी। देखिए वही रिजल्ट जो हमने पहले भी ऑब्टेन किया था, न्यूमेरिकली सेम है पर केसेस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक सवाल दिया गया है, आपको कि ये पिछले वाला ही है। नहीं बच्चों, इसमें हमने फ्रिक्शन एज्यूम की है कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ क्या केस है, म्यू एग्जिस्ट करता है, तो फ्रिक्शन भी है, तो हमें फ्रिक्शन का भी रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें कहा क्या गया है, हमें ये कहा गया कि आप एक कितनी फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, या कितनी मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। आपको कि दो केस बनते हैं, आंसर यस है कि दो केस इसलिए बनते हैं बच्चों क्योंकि या तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और ये स्लाइड करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या हम बहुत कम फोर्स लगाएंगे और ये स्लाइड करके नीचे आने की कोशिश करेगा, पर सीडो फोर्स स्टिल इसको रोक रही होगी। देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले तो ये मानिए कि ये वेज है, इस वेज के ऊपर ये रखा हुआ है मास, ठीक है, उसकी सीडो फोर्स आ गई इधर को एम ए, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इधर को बन जाएगा एम ए का कॉस थीटा कंपोनेंट और इधर बन जाएगा बच्चों एम ए का साइन थीटा कंपोनेंट। अब रही बात वेट के कंपोनेंट्स की, आप वेट के जब कंपोनेंट्स बनाओगे तो इधर को वेट का कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा और ये बन गया आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन, ये आ गया आपके पास एम जी साइन थीटा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि क्या ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे को जाने की है या ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर को आने की है। हम कह देते हैं कि एक्सेलरेशन इज लेस, यानी कौन सी है वो, मिनिमम है, जिसको मैंने A1 कह दिया। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इससे ब्लॉक नीचे को आ रहा है, अभी ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें जो सीडो फोर्स, जो आपके पास फ्रिक्शन है वो ऊपर को एक्ट कर रही है, राइट बेटा। तो इस अगर मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि ब्लॉक की टेंडेंसी टू मूव नीचे को है। आप जानते हो फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं बेटा कि n की वैल्यू है जो वो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक। तो अगर मैं इधर देखूं तो एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन, जो कि फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो किसके बराबर होना चाहिए,
वो एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं इसमें कि एम ए कॉस थीटा है जो वो प्लस म्यू इंटू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो आप इसमें से फर्स्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे ए आ रही है। मैं लेटर ऑन स्टेज पे इसको A1 कर सकता हूँ। चलिए ए वाले कंपोनेंट्स एक साइड पे रख लिए हमने, एम ए यहाँ रख दिया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इधर लिख दिया, और ये किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है एम जी का साइन थीटा इधर, राइट, और यह म्यू कॉस थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक बच्चों, तो अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें यहाँ पे, जो मिनिमम एक्सेलरेशन A1 हमारे पास आ रही है वो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक बेटा, ये वो एक्सेलरेशन है। आप एक एक्सेलरेशन पता कर लीजिए, आपको दूसरी के बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही पता लग जाएगी। कैसे? देखिए, अगर आप सेकंड केस करते हैं डिस्कस, तो सेकंड केस में जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे कि सेकंड केस में इसकी टेंडेंसी है ऊपर को मूव कराने की, और MA2 जो कॉस थीटा है ये काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पे m इंटू A2 नाम की सीडो फोर्स आ रही है, ये MA2 साइन थीटा हो गया। ठीक है बेटा, तो इसकी mg साइन थीटा फिर से नीचे को है, और इसमें इधर को mg कॉस थीटा है, और यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन है n2 के बराबर। अब आप देखिए कि इसमें स्लाइडिंग इसकी किधर को होनी चाहती है। ये चाहता है ब्लॉक की ये ऊपर को जाए। अगर ये ऊपर को जाएगा, अप डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी म्यू इंटू n2 के बराबर। तो वहाँ से n2 की वैल्यू आप यहाँ कितनी लिख रहे हैं? n2 की वैल्यू लिख रहे हैं MA2 साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, और इक्वेशन क्या पुट बनेगी हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि MA2 कॉस थीटा को बैलेंस करना होगा बेटा mg साइन थीटा के साथ प्लस म्यू इंटू n2 के साथ। ठीक, आप इस n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ जब पुट कर देंगे तो आपके पास A2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जो कि g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो आपके पास जो रेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो A1 से ज़्यादा बड़ी है और A2 से कम है। ये वो रेंज है जिसके लिए ये ब्लॉक यहीं पे स्टेशनरी रह सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट है, मैंने कराया है आपको। मेडिकल एंट्रेंस में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस की, उनको ये सवाल नहीं आएगा, वो डायरेक्टली देख सकते हैं बस सिर्फ, ताकि इनसे जो पहले मैंने सवाल किए हैं आपको वो आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो हम एक स्टेप ऊपर इसलिए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको वो चीज़ें पहले वाली आसान लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स जो टेंड टू अपोज क्रिएशन ऑफ रिलेटिव मोशन। मैं पहले बता दूं बच्चों को कि फ्रिक्शन किसी भी सेंस में मोशन को अपोज नहीं करती, बल्कि कई बार तो फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन जनरेट होता है। जैसे स्पेसिफिकली रोलिंग मोशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर काफ़ी जगह पे ऐसा केस है जहां रोलिंग मोशन सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती भाई, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। अब आपको रिलेटिव मोशन का क्या मतलब, आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, और एक ब्लॉक के ऊपर मैंने यहाँ ऐसे पेंट कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे पेंट कर दिया, और मैंने इधर को एक फोर्स लगा दी। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि पेंट हुआ हुआ हिस्सा थोड़ा सेपरेट हो गया और वो कुछ मुझे ऐसे नज़र आया, राइट बेटा, और ये सारा मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है।
तो इन केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाली है, देखिए एक तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट था फर्स्ट और एक ये वाला कांटेक्ट पॉइंट था सेकंड। तो मैं बता दूं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर को F1 लगेगी और यहाँ पे आगे को लगेगी F1, यहाँ पीछे को लगेगी F2 और यहाँ आगे को लगेगी F2। क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है कि जो रिलेटिव सेपरेशन क्रिएट हुई है उसको अपोज कर सके, यानी जो ब्लॉक इधर चला गया है उसको वापस लेके आना, जो ब्लॉक इधर चला गया है उसको वापस लेके आना, यानी जो क्रिएट हो रहा है रिलेटिव सेपरेशन उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यही इसका तरीका है लगाने का। फ्रिक्शनल फोर्स को हैंडल करते हुए हमें सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखना है। देखिए जब भी मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स को मुझे 2-3 कैटेगरीज में समझना होगा। सबसे पहले जो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझनी है वो कौन सी है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है बिफोर दे कैन रियली स्लाइड ऑन ईच अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स F लिमिटिंग को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। आप गौर कीजिए कि ये यूज़ कहीं नहीं होगा। जो यूज़ होने वाली फ्रिक्शनल केसेस हैं वो 2 ढंग से यूज़ हो सकती हैं, F स्टैटिक और F काइनेटिक। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, देखिए हो सकता है ऐसा केस हो कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही हो पर बॉडी स्टिल मूव ना कर रही हो, यानी कि जो फोर्स जिसने टेंड टू मूव कराना है, यानी कि वो फोर्स जिसने मूव कराने की कोशिश करनी है, ठीक है, अगर वो कम है किससे, लिमिटिंग से, तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी विल नेवर मूव। और बॉडी अगर मूव नहीं कर रही तो वो कैसी है, स्टैटिक है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो भी कैसी है, वो भी स्टैटिक है, और वो किसके बराबर है, उस फोर्स के बराबर है जो टेंड टू मूव की कहानी कह रही थी, ठीक है। पर अगर मैं ये कह दूं कि फोर्स अप्लाइड है जो वो ज़्यादा है किससे F लिमिटिंग से, तो उस केस में आप F माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल्स टू ma ये इक्वेशन यूज़ करके उसकी एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। देखिए फिर से क्लियर करते हैं कि फ्रिक्शन सबसे पहले तो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि फ्रिक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे तो 3 फ्रिक्शन के केसेस को आपने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जनरली यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि बॉडी मूव करेगी भी या नहीं। दूसरा, अगर फोर्स जो बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रही है वो इनसफिशिएंट है बॉडी को मूव कराने में, तो उस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी और फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया होगा एज पर सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन कैसी होती है, खासकर स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी है, सेल्फ एडजस्टिंग है नेचर में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही बॉडी मूव करती है। अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने ये फिगर पहले भी आपको ड्रॉ करके बताई है, कहाँ पे, बेसिक्स में, कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो, ठीक है, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी कब तक, जब तक कि वो लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है और ये फिर हमेशा के लिए बॉडी मूव कर जाती है, और इसको कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक। ये सारा का सारा केस कौन सा है, स्टैटिक है। आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन शुरुआत से 0 से शुरू हुई, जितनी आपने फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स वो बढ़ती गई। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने फोर्स लगाई है। मैं इसमें F लिमिटिंग कैलकुलेट करूँ तो मेरे म्यू mg के साथ लिमिटिंग वैल्यू पता लग जाएगी 0.5 इंटू 2 इंटू जी यानी 10। ये आपके पास कितना आ गया भैया, 2 न्यूटन के बराबर हमारे पास, सॉरी ये 2 न्यूटन नहीं, हाँ। अब इसमें बॉक्स का साइज थोड़ा हैवी कर दीजिए, चलिए 5 कर लेता हूँ मैं, 0 ये 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25 न्यूटन के बराबर हमारे पास फोर्स आ गई। अब जो फोर्स अप्लाइड है वो कितनी है बच्चों, वो है 2 न्यूटन, जो इनसफिशिएंट है टू मूव द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा इस केस में,
ऑब्जेक्ट रहेगा भैया स्टैटिक। अगर स्टैटिक रहेगा तो इसका मतलब वो मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन कैसी है, स्टैटिक है। और उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो है 2 न्यूटन। यानी इसका आंसर फ्रिक्शन की वैल्यू 25 न्यूटन ना होके कितनी है, 2 न्यूटन है। यही अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया कि एक बॉक्स है, इसके ऊपर पड़ा है और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है। अब ये ब्लॉक नीचे को मूव क्यों करना चाहेगा, क्योंकि mg sin थीटा उसे नीचे को मूव कराने की कोशिश करेगा। यानी फोर्स जो टेंड टू मूव करती है वो कौन सी है, वो mg sin थीटा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। और ये कितना है भैया, 2 इंटू जी का मतलब 10, साइन थीटा का मतलब हाफ, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये किसके बराबर रहेगी, 10 न्यूटन। यानी उसको मूव कराने के लिए नीचे जो फोर्स है वो जी के बराबर है 10 न्यूटन। कई बुक्स में इसको 9.8 न्यूटन भी कहा गया होगा, क्योंकि ये जी की वैल्यू मैंने लिखी है। अब जो फ्रिक्शन इसमें लिमिटिंग एक्ट करती है उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। वो आ गई हमारे पास म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करूं तो ये 0.7 इंटू मास की वैल्यू 2, जी की वैल्यू आपके पास 10 इंटू कॉस थीटा √3/2 है। तो 2 से 2 काट दो, ये कितना रह गया 7√3, जो अप्रॉक्सीमेटली 12.1 न्यूटन के बराबर आता है। तो आप देख सकते हो इस पर फिर से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, किससे, वो फोर्स जो उसको मूव कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बॉडी कैसी रहेगी भैया, स्टैटिक रहेगी। और इस केस में फ्रिक्शन भी कैसी होगी, स्टैटिक होगी। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी भाई, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू न्यूमेरिकल होगी 10 न्यूटन के बराबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, इधर को एक्ट करता है भाई। तो आप नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर लिख रहे हो, इस फोर्स के बराबर लिख रहे हो। लेटर से ये फोर्स मैंने 100 न्यूटन की लिखी, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 100 आ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी आ गई, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी 0.5 इंटू 100। ठीक, इसको बॉक्स को मैं 2 कर देता हूँ, चलिए। तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। ठीक है बच्चों, तो 50 न्यूटन आ गया। जबकि ये बॉक्स मूव कैसे करेगा, जब ये 2 kg का वेट मूव कराने की कोशिश करेगा तब। तो फोर्स जो उसको मूव कराने की कोशिश करती है वो कौन सी है, वो है 2g, जिसको हम 20 न्यूटन के बराबर कह सकते हैं, जो लेस देन है 50 न्यूटन से। इसलिए बॉडी कैसी है, बॉडी बच्चों इस केस में भी स्टैटिक है, राइट। तो हर केस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी स्टैटिक है और स्टैटिक ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कितनी है, फ्रिक्शन भी स्टैटिक है। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 20 न्यूटन के बराबर। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग केसेस शुरू होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। देखिए ज़्यादातर बच्चे इसको जब हमारे पास पहुंचते हैं क्रैश कोर्स में तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी से टच नहीं किया होता। तो आपको एक मौका मिला है बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से सीखिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें कहा गया है कि आप बताइए कि 2 बॉडीज़ हैं वो मूव कर रही हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और उनकी एक्सेलरेशंस की रेशियो आपको लेनी है। इसकी एक्सेलरेशन a1 है और इसकी एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ कि a2 है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ बैकवर्ड फोर्स 0 है। तो m इंटू ए जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से है, mg sin थीटा की वजह से ही है। तो ये आपके पास a1 है जो, वो तो सीधी सी बात है g sin थीटा बन गया, राइट। अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 कैसे आएगा, m इंटू a2 आएगा mg sin थीटा, इधर को एक्ट करता हुआ फोर्स, और वापस जाने में कितना है, म्यू इंटू mg cos थीटा के बराबर। माइनस कर देते हैं बेटा mg cos थीटा के साथ, कौन सा, म्यू के साथ। चलिए यहाँ से m और m खत्म कर दिया हमने। a2 की वैल्यू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा के साथ लिखा गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप क्या करिए कि अगर मुझे टाइम्स की रेशो देखनी है कि पहले केस में कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, लेट
टाइम टू रीच बॉटम है जो, वो है हमारे पास इस केस में T1। तो आप कहोगे कि S की वैल्यू मेरे पास हाफ A1 T1 स्क्वायर के बराबर है, तो T1 की वैल्यू मेरे पास 2S/A1 आ गया यहाँ पे। और इधर मेरे पास टाइम की वैल्यू T2 अंडर रूट ऑफ 2S/A2 आ गया। अगर इसमें भी टाइम टू रीच बॉटम कितना है बच्चों, वो है हमारे पास T2। कई बार क्या होता है कि हमें दोनों टाइम्स की रेशियो दी जाती है, हमें कहा जाता है कि एक टाइम और दूसरे टाइम उससे n टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, रफ सरफेस में ही ऑब्वियस है ज़्यादा होगा। तो मुझे कह दिया गया कि T2 की वैल्यू n टाइम्स है किसके, T1 के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि T2 इस टू T1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आएगी रेशियो वाइज, तो उसमें यहाँ नीचे A2 है और यहाँ ऊपर A1 है, क्योंकि बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, A1 की न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे दी गई है पहले ही, कितनी दी गई है, वो G साइन थीटा के बराबर, और यहाँ क्या लिखा गया है, G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक बेटा, G से G कैंसिल कर दीजिए आप, यहाँ पे n टाइम्स T1 और यहाँ पे T1, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रह गया यहाँ पे साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखिए आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो अंडर रूट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर। अगर आप इसे देखें तो 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा किसके बराबर आ गया, 1/n स्क्वायर के बराबर आ गया। तो अगर आपको इसमें दिया जाए 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, म्यू इंटू कॉट थीटा के बराबर आ रहा है, या जिसको मैं लिख सकता हूँ म्यू ओवर tan थीटा। तो आपसे म्यू की जनरली वैल्यू पूछी जाती है, तो वो आपके पास आ गई tan थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको कई जगह पे ये क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी आता है और नीट एंट्रेंस में भी आता है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो, चाहे तो आपको पता है कि इसको कहाँ तक पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों हमारे पास केसेस हैं मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम्स के, जहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको A पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू बता दें, B पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू बता दें और C पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू बता दें। A पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ का कॉफिशिएंट और उससे ऊपर वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको लेके बनाया जाएगा, यानी इसके ऊपर ब्लॉक है सिर्फ M1 इंटू G। अब B पॉइंट से ऊपर कितने ब्लॉक्स हैं, देखिए M1 प्लस M2 इंटू G। C पॉइंट के ऊपर कितने ब्लॉक्स हैं, म्यू C M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ये कहानी है। तो हमें पता लग गया कि मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम्स में फ्रिक्शन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं डबल ब्लॉक सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो जैसे मैंने कहा कि एक ऊपर ब्लॉक जो है उसके ऊपर फोर्स लगी आगे वाली डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी थी, और ये जो दूसरे वाला ब्लॉक है थोड़ा सा पीछे रह गया। अब ये मान लो कि जिसके ऊपर फोर्स लगेगी वो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे और इधर दोनों जगह पे आपने फ्रिक्शन लगानी है, तो ये फ्रिक्शन F1, यहाँ पे भी लगने वाली फ्रिक्शन F1, और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है वो F2, और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है वो भी F2। तो F1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आएगी, म्यू A इंटू M1 इंटू G, जबकि F2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी म्यू B इंटू M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक बेटा, ये आपके पास दोनों फोर्सेस हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास यहाँ एक सवाल है जिसमें हमें कहा गया कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी है और हमें
एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की पता करनी है। देखिए बेटा, जब हम ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करेंगे और हम मान लेंगे कि वो ब्लॉक मूव कर गया है, तो पीछे वाला ब्लॉक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा और ये जो पॉइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, कुछ हमें ऐसे नज़र आएंगे। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ फ्रिक्शन 0 शो की गई है। अब इस पे फ्रिक्शन पीछे को है और यहाँ पे फ्रिक्शन फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे को है। ठीक है बच्चा, तो ये आ गया आपके पास m1। तो जो अपर वाले ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन लिखोगे, वो लिखोगे कि f माइनस म्यू 1 m1 इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू m1 a1। आप गौर कीजिए कि ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a1 की वैल्यू f माइनस म्यू m1 g डिवाइडेड बाई m1, ये आती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम दूसरे ब्लॉक की बात करें तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो एक्ट कर रही है वही फोर्स है जिसकी वजह से वो ब्लॉक मूव करता है। तो मैं कह सकता हूँ इसको m2 इंटू a2, और a2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है f1 बाई m2, और f1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है म्यू 1 m1 g के बराबर, म्यू 1 m1 g के बराबर डिवाइडेड बाई m2। अब जब तक ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलेंगे तब तक इनकी एक्सेलरेशन सेम है। तो a1 इज इक्वल्स टू a2 किस अगर है तो दिस इम्प्लाइज कि म्यू 1 m1 g बाई m2 को बराबर होना चाहिए किसके, f माइनस म्यू 1 m1 g डिवाइडेड बाई m1। ठीक है बेटा, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f माइनस म्यू 1 m1 g बराबर है m1 ओवर m2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू 1 m1 g। तो अगर आप देखिए तो f की वैल्यू मुझे मिल गई, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू 1 m1 g 1 प्लस m1 प्लस m2। यानी वो ये वाली फोर्स है, जब तक ये मैक्सिमम फोर्स है जहाँ तक हम लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलेंगे। यानी शुरुआत में दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलते हैं, फिर एक स्टेज के बाद दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाते हैं। उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आपने शुरुआत में फोर्स लगानी शुरू की, अगर मैं उसका डायग्राम बनाना शुरू करूँ, एक फिगर बना लेते हैं हम कि शुरुआत में तो जब फोर्स लगी तो दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करते गए, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए तो एक स्टेज आई जहाँ पे जाके ये F मैक्सिमम है, जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जहाँ पे जाके ये ब्लॉक्स इकट्ठे चले। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर मैंने माना है कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है। और आप गौर कीजिए कि अगर मैं फोर्स मैक्सिमम या एक्सेलरेशन मैक्सिमम की बात करूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूं, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसकी, a2 के लिए। ये a2 कांस्टेंट है। यहाँ पे a1 और a2 बराबर थे बच्चों, यहाँ a2 कांस्टेंट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, म्यू 1 m1 g डिवाइडेड बाई m2, ये इससे बढ़ेगी। जबकि जो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a1, जिसको हम लिखते हैं f बाई m1 माइनस म्यू m1 बाई m1 इंटू जी। ये m1 m1 से ख़त्म हो गया, तो एक्सेलरेशन जो कि y एक्सिस के ऊपर है वो आ गई 1 ओवर m1 इंटू f माइनस म्यू 1 जी। तो अगर हम इसे देखें तो ये y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी जैसा केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ है जो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा बेटा इस टाइप से कि ये ग्राफ थोड़ा सा इधर को चला जाएगा। अगर आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से ये ग्राफ शुरू होता है। तो ये डायग्राम है जो, ये कई बार एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन में आया है कि एक्सेलरेशन ब्लॉक्स की किस ढंग से होगी। ठीक है, ये ज़्यादातर नॉन मेडिकल वालों को क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में कि फोर्स जब हमने लगाई ब्लॉक के ऊपर तो वो कब तक इकट्ठे मूव करते हैं और कब सेपरेट हो जाते हैं। जब तक a1 और a2 बराबर हैं तब तक ब्लॉक्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं, और उसके बाद जो सेकंड वाला ब्लॉक है
वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, जबकि जिसके ऊपर फोर्स लग रही थी वो लगातार जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो वो एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक ऊपर रेस्ट कर रहा है 3 kg के ऊपर, 1 kg का, और 3 kg नीचे है। तो हमने क्या कहा है कि इसमें आप फोर्स लगाएंगे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर। तो जिस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाई है उसको आप मान लीजिए कि वो ब्लॉक आगे को पुश किया गया है 20 न्यूटन की फोर्स के साथ। यहाँ उसके ऊपर फ्रिक्शन अपर सरफेस की वजह से F1 और लोअर सरफेस की वजह से F2 लगती है, जबकि जो 1 kg का ब्लॉक है उसमें आपको फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगती है F1। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बनेगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रही है। तो दिस इम्प्लाइज कि μ1 m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू A1। देखिए m1 से m1 खत्म हो गया तो A1 की वैल्यू μ1 इंटू जी आ गया। तो μ1 की वैल्यू है 0.1, जी की वैल्यू है बेटा 10, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा, जबकि जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके लिए जब मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो फोर्स में से माइनस करूंगा किसको, F1 और F2 को, और इसको लिखूंगा किसके बराबर, नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है बच्चों 20, इसमें से माइनस क्या क्या करना है, μ1 m1g को प्लस μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, इसको किसके बराबर लिखना है, m2 इंटू A2। बल्कि सिंपल है बहुत ये रिजल्ट अब ये कि μ1 की वैल्यू देखिए कितनी है, μ1 की वैल्यू है 0.1 इंटू m1 की वैल्यू है 1 इंटू जी, यानी कि ये 1 ही बनेगा। और μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 की वैल्यू है 0.2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, m2 इंटू A2। m2 कितना है बच्चों 3 इंटू A2 की वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 में से माइनस कर दो आप किसको, 1 प्लस, देखिए ये आ गया 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 इज इक्वल्स टू 3A। तो A2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहाँ हमारे पास एक नया क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि ये फोर्स 2 न्यूटन की राइट हैंड साइड पे लग रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। पहले तो चेक कर लें कि क्या 2 न्यूटन की फोर्स इसको इधर को मूव भी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो F लिमिटिंग है जो इस जगह पे वो म्यू इंटू m इंटू जी के बराबर है। म्यू की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, ये आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास और क्या क्या गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो 2 न्यूटन लेस देन है 10 न्यूटन से, देयरफॉर 2 kg डू नॉट मूव टूवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट की तरफ लगेगी भैया। यहाँ पे F जरूर इधर को एक्ट कर रही है 2 न्यूटन की, पर इसमें कोई एक फ्रिक्शन है जो स्मॉल f0 के बराबर है जो इधर को एक्ट कर रही है। इसी ढंग से यहाँ जो आपके पास 4 kg का ब्लॉक है उस पर भी f0 नाम की एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ऑल्दो एक 20 न्यूटन की फोर्स राइट की तरफ भी लग रही है। तो अगर मैं A1 की बात करूं तो वो है मेरे पास f0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो एक्सेलरेशन सेकंड की आ रही है वो है 20 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप A1 को A2 के बराबर लिखो तो A1 कितना है f0 माइनस 2 बाई 2, ये किसके बराबर है 20 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 4। ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, तो कितना रह गया 2f0 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस f0। तो कितना रह गया बेटा 3f0 की वैल्यू, एक मिनट 4 नहीं है ये 2f0 माइनस 4 ये आ गया 24।
तो आपके पास F0 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रही है वो 8 न्यूटन की है, ना कि 10 न्यूटन की। तो क्योंकि 8 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है तो वही स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसा कि मैंने स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट केस। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, तो उसके लिए हमें पूछा जाता है कि कितना आपको मास इसके ऊपर लगा के चलना है कि ये स्टेशनरी रहे। तो देखो सीधी सी बात है कि टेंशन किसके बराबर है, 8G के बराबर है, और T की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए भैया, 8G के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो रोकेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टेंशन उसके बराबर होनी चाहिए। तो इधर फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, वो म्यू इंटू m+5 इंटू जी के बराबर होगी। तो आप सीधे लिख सकते हो म्यू इंटू m+5 इंटू जी किसके बराबर है भैया, 8G के बराबर। देखिए जी से जी काट दिया आपने, एक मिनट, हाँ जी से जी काट दिया आपने, तो म्यू की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है भैया, 0.5, ठीक, m+5 इंटू 8, तो ये हाफ हो जाएगा, उधर जाके 16 बन जाएगा, 16m+5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 11 kg के बराबर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मार्क करो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्या कहा गया है कि हमें कि ये 5 kg का जो ब्लॉक है ना, इसको कितनी फोर्स के साथ राइट की तरफ खींचें, इसको कितनी फोर्स के साथ राइट की तरफ खींचें कि जो मूवमेंट है सारे ब्लॉक्स की वो एक्सेलरेशन a = 2 मीटर/सेकंड² से हो जाए। देखिए इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप 2 kg का ब्लॉक खींच रहे हो तो 2 kg का ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे टेंशन T लग रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है पीछे को, तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वही 5 kg वाले की एक्सेलरेशन होने वाली है। तो 5 kg ब्लॉक को अगर आप इधर को F से खींच रहे हो तो यहाँ फ्रिक्शन F1 है, जो कि यहाँ पे भी F1 है, यहाँ पे F2 है, जो कि इधर भी F2 है, और एक टेंशन यहाँ पे T भी एक्ट कर रही है। तो अगर मैं दोनों के लिए इक्वेशंस बनानी चाहूँ तो यहाँ इक्वेशन मेरे पास इधर बनेगी कि T की वैल्यू -F1 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू A1, और यहाँ अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो मैं कहूँगा कि F में से माइनस करो क्या, T प्लस F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू M इंटू A। दोनों एक्सेलरेशन सेम रहेंगी। तो अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है या फोर्स फाइंड आउट करनी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है तो मैं एक्सेलरेशन पुट कर दूंगा, यहाँ ऐड कर दीजिए दोनों को। ऐड करने से आपके पास क्या खत्म होगा, T खत्म हो जाएगा। F में से माइनस कीजिए किस किस को, F1 प्लस F2 प्लस F1, तीनों आ गई बेटा, इज इक्वल्स टू 7A। अब जो F1 है वहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, देखिए 0.1 इंटू 2 इंटू जी, ठीक है, तो ये आ गई 2 न्यूटन। और जो हमारे पास यहाँ F2 की वैल्यू है वो है कितनी, 0.2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू जी, यानी कि 14 न्यूटन। तो मैं दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ। फोर्स मुझे चाहिए, माइनस कर दीजिए उसमें से F1 की वैल्यू कितनी, 2 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितनी 14, F1 की वैल्यू कितनी 2, इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2। तो भैया यहाँ पे भी 14 आ गया, तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 18 प्लस 14, यानी कितनी आ गई बेटा, 32 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे आपने सारे तकरीबन केसेस हैं जो फ्रिक्शन के, उनको स्टडी कर लिया है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको तंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा, जो न्यूमेरिकली तंग कर सकते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस टाइम पे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ये आपके पास सवाल है, आप इसे ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, ये DPP में ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक। आप इसको एक बार 3 हिस्सों में बांट के दोबारा से रिव्यू कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।